भारत सरकार की व्यवस्था चाहिए, हिंदुस्तान की व्यवस्था चाहिए। हमें अडानी अंबानी डब्ल्यूटीओ और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की व्यवस्था नहीं चाहिए। इस देश में सरकारी स्कूल होते हुए भी वहाँ कोई अपना बच्चा नहीं भेजना चाहता, सरकारी अस्पताल होते हुए भी वहाँ किसी को अच्छा इलाज नहीं मिलता। इसलिए हम जानते हैं आप पर दबाव है मोदी जी, क्यों अपनी भद्द पिटवाने में लगे हैं, क्यों आप चाहते हो कि हम सारी बातें खोल कर रखें। आप अडानी और अंबानी के दबाव में हिंदुस्तान के किसानों पर भरोसा है, उपवास रखेंगे और ज्यादा अनाज पैदा करेंगे। मोदी जी, आज किसानों पे भरोसा तो कीजिए। अगर कोई दबाव आप पर है तो अडानी अंबानी और बाकी सबसे देश के किसान नौजवान मिलकर निपटेंगे। घुटने मत टेकिए। किसान लोकतांत्रिक ढंग से अहिंसक रूप से अपना आंदोलन करेगा, अपनी सरकार से अपनी मांगे करेगा और आपको ये चीज वापस लेना पड़ेगा। इस समय हम सिंधु बॉर्डर पर हैं और हमारे साथ हैं संयुक्त किसान मोर्चा के युवा नेता हिमांशु तिवारी, जिनसे हम लोग बात करेंगे। हिमांशु जी, ये बताइए कि आज के पूरे दिन का क्या परिणाम रहा आंदोलन का? देखिए, आज का जो उपवास रखा गया था या भूख हड़ताल आप इसे कह सकते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको इसलिए रखा था कि सरकार पर एक नैतिक दबाव पड़े और पूरे देश में एक संदेश जाए कि यह आंदोलन अहिंसक है और 19वां दिन था आज आंदोलन का और आंदोलन अहिंसक ही लड़ा जाएगा। और साथ ही साथ हम सरकार पर एक नैतिक दबाव बनाना चाहते हैं कि क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही, सरकार अपने मन की बात कर रही है। हम कह रहे हैं हमारे खेत और खलिहान की बात सुनिए। इसलिए इस नैतिक आत्मबल को बढ़ाने के लिए जो महात्मा गांधी ने भी 1920 में असहयोग आंदोलन में करके दिखाया था, अंग्रेजों को पीछे भगाया था, आज हिंदुस्तान के किसानों ने 100 साल बाद 2020 है और 2020 में हमने हिंदुस्तान में दिल्ली बॉर्डर पर यह रास्ता हिंदुस्तान को दिखाने की कोशिश की है कि जन दबाव से लोकतंत्र में सरकार को झुकाने की कोशिश की जा सकती है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्या भूमिका है उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन में? देखिए, उत्तर प्रदेश साथ साथ इस आंदोलन को लड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये दिल्ली के सबसे नज़दीकी राज्य हैं और इन सभी जगहों पर किसान आंदोलन का ये जो तीनों कानून की मांग को विरोध करना, साथ ही साथ एमएसपी के गारंटी के कानून को लीगली कानूनी माध्यम से संसद में पास कराना, इन दो मांगों को लेकर ये 4-5 राज्य बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और इनकी भारी मात्रा अलग अलग बॉर्डरों पे उपलब्ध है, किसान मौजूद हैं। साथ ही साथ जो दूर के राज्य जैसे उड़ीसा हुआ, तमिलनाडु हुआ, महाराष्ट्र हुआ ना, इन सब, केरला हुआ, इन सब जगहों के भी किसान यहाँ पर, आंध्रा के किसान, तेलंगाना, तमिलनाडु के किसान, कर्नाटक के किसान, हर जगह के किसान यहाँ पर आए हुए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनके किसान संगठनों के नेता आए हुए हैं और अपने अपने राज्यों में, अपने अपने ज़िलों में वो वहाँ भी वो आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये कानून एक तरीके से किसानों के लिए डेथ वारंट है और ये कुछ ऐसा ही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को जब हिंदुस्तान में आई थी तो उसने, उसके चार्टर में आप कहीं भी पढ़ लीजिए, उसने ये नहीं कहा था कि हम हिंदुस्तान को गुलाम बनाने आ रहे हैं, उसने कहा था हम व्यापार करने आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने किया क्या? उनके कानूनों को बादशाह जहांगीर ने रास्ता दिया और हिंदुस्तान का एक गेट खोला, गेट पे गेट खुलते गए और हिंदुस्तान गुलाम बनता गया। हजारों लाखों शहादतें हुई हैं हिंदुस्तान में, महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, हर देश के हर हिस्से से, हर गांव से लोगों ने क्रांतिकारिता को अंजाम देकर हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाया है। आज 200 सालों की गुलामी के बाद 70-75 साल की ये जो हमें आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को बचाए रखने की हिंदुस्तान के किसानों की जिम्मेदारी है, हिंदुस्तान के नौजवानों की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के रूप में ये किसान आंदोलन को देखा जा सकता है। क्योंकि ये अडानी अंबानी की ही केवल बात नहीं है, उसके पीछे डब्ल्यूटीओ, गेट करार और अंतर्राष्ट्रीय अदृश्य ताकतें, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी आप कह सकते हैं, उन सभी की कोशिश ये है कि ये कानून बना रहे और हिंदुस्तान में आने वाले समय में किसानों को कोई ज़मीनें, किसानों की खेती को प्राइवेट किया जा सके। आपके कहने का आशय ये है कि ये पूरी एक विदेशी, ये देश के जो कॉरपोरेट्स घराने हैं उनकी तो साजिश है ही, साथ में विदेशी जो उद्योगपति हैं उनका भी रास्ता खोल रही है। और आपकी माने तो पूरे देश के किसान इस आंदोलन में शामिल हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया का काम ये है कि वो लोगों को ये दिखा रहे हैं कि इसमें सिर्फ पंजाब के ही लोग शामिल हैं और उसमें भी लोगों को वो भ्रमित करने का काम कर रही है। आपके हिसाब से मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या रोल है इस आंदोलन को दिखाने में? देखिए, हिंदुस्तान में एक जो धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है वो कुछ इस तरीके से बनता जा रहा है, ये पार्टी बनाम वो पार्टी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के नौजवानों को, किसानों को और जागृत जनता को ये सोचने का समय आ गया है कि हमें इन पार्टी के
झूठे जुमलों से और झूठे आरोपों से एक दूसरे के ऊपर आरोप जो लगाते रहते हैं और सत्ता में पहुंचने के बाद वो भी वही काम करते हैं। बाकी पार्टियां जिन्होंने आज तक राज किया उन्होंने भी ये गेट करार, WTA, इनकी बंदिशें मानी हैं, तो ही आज हिंदुस्तान यहाँ पहुँचा है और आज सरकार उसको और तेज़ी से कर रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पीछे लोग नहीं लड़े थे, पीछे भी संघर्ष हुआ था। डंकल प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन हुआ है, टिकैत साहब ने किया, चौधरी चरण सिंह शास्त्री जी, इन सभी लोगों ने किसानों को रास्ता दिखाया है। पूरे देश में आंदोलन हुए हैं, आज भी हो रहा है। तो आरोप भी लगने तय हैं कि आज मोदी सरकार के, चूंकि सरकार में मोदी सरकार है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी के खिलाफ आंदोलन होगा और लोग आरोप लगाएंगे कि मोदी सरकार के विरोधी लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि यह आंदोलन केवल सरकार की बात नहीं है, यह आंदोलन उन कॉरपोरेट की बात है। सरकार तो बीच में आ रही है, अगर सरकार किनारे हट जाए तो यह आंदोलन किसान बनाम कॉरपोरेट हो जाएगा, क्योंकि अडानी अंबानी, उसके पीछे WTO, अदृश्य ताकतें और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां। यह आंदोलन तो स्वदेशी जागरण मंच और RSS के बाकी किसान संगठनों का भी होना चाहिए था, उनको भी मजबूती से लड़ना चाहिए था, क्योंकि एक समय उन्होंने ही तो FDI और सारी चीज़ों का विरोध किया था। आज़ादी बचाओ आंदोलन की बात करें तो इलाहाबाद में बनवारी लाल शर्मा, राजीव दीक्षित, इन सारे लोगों ने क्या किया था? इन सारे लोगों ने विदेशी कंपनियों को भगाओ, इसी का तो आंदोलन किया था और स्वदेशी जागरण मंच वहीं से बनी थी उसके बाद। तो आज अगर कोई उसी पैटर्न पे किसान की ज़मीन छीनने की कोशिश कर रहा और उसके खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनको देश विरोधी बताना गलत है। मैं आपको बताऊं, जो नौजवान आपसे बात कर रहा, उसके खून में ना उसके दादा परदादा की आज़ादी की लड़ाई का नायकत्व भरा हुआ है। खून का एक एक बूंद गिरेगा ना, उसमें देशभक्ति निकलेगी। मैं बताना चाहता हूँ, आरोप लगाने से पहले सोच लीजिए, हिंदुस्तान को आज़ाद किसने कराया है, हिंदुस्तान के लिए लड़ा कौन है, बलिदान किसने किया है। आरोप लगाना आसान है, IT सेल बैठी हुई है, हजारों नौजवान हैं जो भटके हुए हैं, मैं तो कहूँगा भ्रम में। हिंदुस्तान के नौजवान हैं लेकिन मिसगाइडेड हैं, वो समझते तक नहीं। मैंने पीछे देखा, नवनिर्माण विकास संगठन करके चला रहे हैं। अरे नवनिर्माण भैया कहीं भी पढ़ लेते हैं, नवनिर्माण उड़ीसा में बड़ा संगठन है, नवनिर्माण किसान संगठन है, मंत्री जी से पूछ लेते हैं पार्टी के अपने। तो IT सेल के बारे में स्पेशली क्या कहना चाहेंगे, उन भटके हुए युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे इस माध्यम से? मैं केवल एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, सारी पार्टियों ने अपनी अपनी IT सेल बना रखा है। मैं बस उन लोगों नौजवानों से यही निवेदन करूँगा कि जो कुछ भी आपके पास मैसेज आता है उसको आप फैलाने से पहले एक बार खोज लीजिए और रिसर्च करिए। आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी विचार को मानते हो, किसी भी विचारधारा को मानते हो, किसी के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाना, झूठी जानकारी फैलाना, ये देश के खिलाफ है। साधारण भाषा में अगर आप बताएंगे नौजवानों को कि क्यों किसान इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो थोड़े से शब्दों में कैसे बताएंगे कि आखिर इनमें क्यों खामियां हैं और क्यों किसानों को ये खामियां नज़र आ रही हैं जो वो विरोध पर लगे हैं? देखिए, दो बातें हैं। पहला, इसमें जो पहला कानून है उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं 1 नेशन 1 मार्केट, लेकिन मार्केट तो दो हो गई ना, एक प्राइवेट एक APMC। और जैसे इस देश में सरकारी स्कूल होते हुए भी वहाँ कोई अपना बच्चा नहीं भेजना चाहता, सरकारी अस्पताल होते हुए भी वहाँ किसी को अच्छा इलाज नहीं मिलता, और सारे मिडिल क्लास, सारे मध्यम वर्ग, सारा शहरी आबादी यही चाहती है कि उनका शिक्षा और उनका स्वास्थ्य सस्ता हो जाए, सरकारी हो जाए, जिससे आराम मिल जाए। और जब किसान किसी बात को सरकारी करने के लिए कह रहा, किसान कह क्या रहा है? किसान कह रहा हमें भारत सरकार की व्यवस्था चाहिए, हिंदुस्तान की व्यवस्था चाहिए, हमें अडानी अंबानी, WTO और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की व्यवस्था नहीं चाहिए। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, खादी, यही खादी महात्मा गांधी द्वारा प्रयोग में लाई गई आज़ादी के आंदोलन में हिंदुस्तान का प्रतीक था, और ये कपड़ा हिंदुस्तान के आम लोगों का कपड़ा था। आज खादी में भी प्राइवेट कंपनियां घुस गई, खादी का कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया, और आज खादी की कीमत देख लीजिए, आज खादी की कीमत हिंदुस्तान के आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। उस आम आदमी की पहुंच में किसान भी आता है, नौजवान भी आता है, और शहर की मध्यम वर्ग आबादी भी आती है जो फेसबुक और ट्विटर पर दिन रात लगी रहती है। आप देखिए, आप फैशन के लिए तो खादी ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अखरता है कि ये खादी महंगी क्यों नहीं हो गई, महंगी क्यों हो गई। इसी तरीके से अगर कॉर्पोरेटाइजेशन कर दोगे तो ये अनाज, ये तमाम खेती किसानी के जितने हमारे गेहूं हुआ, चावल हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ, ये सब महंगा हो जाएगा भैया। दूसरा, कंज्यूमर को नुकसान होने की बात है। सीधी सीधी जब भंडारण ज़्यादा करेंगे वो, उनको 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उनको मिलेगा। और आप देखिए ना, महाराष्ट्र की आबादी का एक बहुत बड़ा डेटा है कि महाराष्ट्र में 55% ग्रामीण आबादी है और 53% लोन वहाँ पर कॉरपोरेट्स को जाता है, बम्बई में जाता है।
तो एग्रीकल्चर कॉरपोरेट्स उन लोनों का फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरीके से मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए दिया है, वो किसान उससे भंडारण क्षमता नहीं बनाएंगे, उससे कॉरपोरेट्स बनाएंगे। अडानी, अंबानी और बड़ी कंपनियां वॉलमार्ट, अमेजन बनाएंगी और उनके बनने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे अपना शिकंजा हिंदुस्तान पे कसती जाएंगी और हिंदुस्तान के दाम को कंट्रोल करेंगे। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात जो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप ये बताइए, हिंदुस्तान में किसी भी किसान को, किसी भी इंसान को उसका संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, उसको संविधान ने भरोसा दिया हुआ है, अगर उसके साथ गलत हो तो वो न्यायालय में जा सके। आप उसको न्यायालय में जाने से कैसे रोक सकते हैं? तो ये सारी बातें 6 दौर की वार्ता होने के बाद सरकार को समझाई गई। सरकार तो शुरू में कह रही थी कि कोई गलती नहीं, जैसे जैसे ताकत बढ़ती गई, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया, उन्होंने गलतियां माननी शुरू कर दी। अभी वो कह रहे हैं कि इसमें सुधार कर लीजिए। हम उनसे मांग करते हैं, सुधार के नाम पर एक काम करेंगे क्या? इस पूरे कानून से कॉरपोरेट को निकाल दीजिए, ये पूरा कानून ही खत्म हो जाएगा। आप वो काम नहीं करेंगे, इसलिए हम जानते हैं आप पर दबाव है मोदी जी, इसलिए हम कह रहे हैं तीनों कानून रद्द कर दीजिए। क्यों अपनी भद्द पिटवाने में लगे हैं? क्यों आप चाहते हो कि हम सारी बातें खोल कर रख दें कि आप पर किसका किसका दबाव है? क्यों दिखना चाहते हो आप कि आप अडानी और अंबानी के दबाव में हैं? आप बताइए, जिस जगह से आप चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र से आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। अमेरिका ने उन पर दबाव डाला कि आप हिंदुस्तान को वो गेहूं अपना नहीं देगा। शास्त्री जी ने क्या कहा? देश के किसानों पर भरोसा किया। उन्होंने कहा हम अमेरिका का दबाव नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान के किसानों पर भरोसा है, उपवास रखेंगे और ज़्यादा अनाज पैदा करेंगे। हिंदुस्तान के किसानों ने कर दिखाया। और मोदी जी आज किसानों पे भरोसा तो कीजिए, अगर कोई दबाव आप पर है तो अडानी, अंबानी और बाकी सबसे देश के किसान नौजवान मिलकर निपटेंगे, आपके साथ निपटेंगे। ताकत तो दिखाइए, घुटने मत टेकिए। मुझे लगता है अगर आप पर दबाव है तो खुल के कहिए, और अगर आपकी समझ ये बन चुकी है कि ऐसा ही होना चाहिए तो मुझे लगता है कि अगर उस समझ के बारे में तो यही कहेंगे कि किसान लोकतांत्रिक ढंग से, अहिंसक रूप से अपना आंदोलन करेगा, अपनी सरकार से अपनी मांगें करेगा और आपको ये चीज़ वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान की जनता किसी का घमंड नहीं स्वीकार करती। यह लोकतंत्र है, लोगों का है, लोगों ने चुन के भेजा है आपको, लोगों के लिए जवाबदेह हैं आप, और निश्चित ही यह फैसला हो ही जाएगा कि आप कौन सही है, क्योंकि विवेक के आधार पर यह सवाल है। आप कह रहे हो कानून के तकनीकी पक्ष के बारे में बताइए, हम कह रहे हैं किसान विवेक के आधार पर यह कह रहा है कि ये कानून तीनों खराब हैं। तो विवेक का साथ देंगे, देश का साथ देंगे, खेत खलिहान का साथ देंगे या अडानी अंबानी का साथ देंगे? आज किसान ये भी पूछ रहा है भाई कि फसल हमारी, फैसला तुम्हारा, अडानी अंबानी का फैसला, किसान की फसल कैसे चलेगा? बिल्कुल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ हिमांशु तिवारी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और नवनिर्माण किसान संगठन के उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं, और यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा में अहम भूमिका निभा रहे हैं और इसमें एक सदस्य की भूमिका पर अपनी बात रखते हैं, सुझाव रखते हैं। हमसे बात करने के लिए हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद।